Okay, good evening everyone. So let's look at our further portion of chapter second of that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So we have seen in earlier video that how socialism was evolving. Okay. Now what was socialism and how it evolved? What was the situation that led to socialism? So major reason behind socialism was that because of the capitalism. ठीक है, कैपिटलिस्ट क्या था कि भाई जो प्राइवेट ऑनर्स थे वो अपने वर्कर साथ में इतना क्रूर व्यवहार करते थे, उनके वेजेस नहीं बढ़ाते थे, उनके काम करने घंटे बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से क्या होता है उनके बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, और वो रिवोल्ट पर शुरू हो जाते हैं. नाउ लेट्स लुक एट रशियन रेवोल्यूशन. अब रशिया के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रशिया जनक है सोशलिज्म का. वैसे बर्थ उसका मतलब जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन जिस कंट्री ने फर्स्ट टाइम एक लार्ज स्केल पे सोशलिज्म को बढ़ावा दिया वो कौन था? रशिया था. ओके, नाउ लेट्स लुक एट रशियन रेवोल्यूशन. अब रशियन रेवोल्यूशन में जाने से पहले हम समझेंगे कि वहां पर सिचुएशन क्या थी और वहां का उसका प्रोसेस कैसा था. सो इन आवर लास्ट in one of the least industrialized of the European state, the situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution in 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the events of the October are normally called the Russian Revolution. मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि स्लाइड्स बना करके कि कैसे इवेंट्स बनते हैं. ठीक है, तो हमारे पास तीन इवेंट्स होते हैं, 1905, 1970, फरवरी 1917 एंड अक्टूबर 1917. ठीक है. Now, the Russian Empire in 1914. ठीक है, अब यहां पे आप ये फिगर देख सकते हैं. ये फिगर किनका है? जार निकोलस सेकंड का. ठीक है, इन द व्हाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस. अब विंटर पैलेस बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी घटनाएं होंगी. आपका जो ब्लडी संडे वो इसके सामने ही होता है. ठीक है. Now, in 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Beside territories around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and the Belarus. See, Russia आज भी सबसे बड़ा कंट्री है और 1991 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी सबसे बड़ा कंट्री था. यूएसएसआर जिसको बोलते थे, और उससे पहले भी वो काफी बड़ा एम्पायर था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैबिटेड जो एरिया है वो बहुत कम है. एरिया वाइज ही बहुत बड़ा है. यहाँ पे पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया वाइज बहुत बड़ा है. ठीक है, ये इतना बड़ा कंट्री था 1991 में जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ कि इसमें से 15 नए देश बने थे. ठीक है. नाउ इट is stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian countries as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. The major religion, अब आपसे पूछा कि रशिया में मेजर रिलीजन कौन सा था, तो वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, which had grown out of the Green Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhist. यानी मेन रिलीजन कौन सा था यहाँ पे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, बट वहां पर और बाकी क्या थे? रिलीजन्स थे. ठीक है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं. इस मैप पे आप देख लो कि रशियन एम्पायर ये, ठीक है, और ये सिर्फ एक हिस्सा है रशियन एम्पायर का. ठीक है. नाउ अब रशिया के अंदर इकोनॉमी कैसी थी, वहां की सोसाइटी कैसी थी? ठीक है, तो रशिया में जो मेनली इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर थी. ठीक है, और यहाँ पे जो एक वो होता था ना, क्या कहते हैं, कल्टीवेशन भी था और यहाँ पे जो प्रॉफिट डिवीजन भी था. ये सोशलिज्म बर्थ से थे. ठीक है, इनको किसी ने पढ़ाया नहीं, ये बर्थ से क्या थे? सोशलिस्ट थे. क्यों? क्योंकि इनके समाज में क्या होता था एग्रीकल्चर में कि बहुत सारे लोग एक खेत में काम करते थे और वो प्रॉफिट आपस में क्या करते थे? बांट लिया करते थे. ठीक है, आगे जाकर इसी बात पे जो वर्कर्स होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं उनके बीच में एक प्रकार से तू मैं भी होते टसल भी आता है कि भाई तुम तो अब बने हो सोशलिस्ट, हम तो जन्मजात सोशलिस्ट हैं. सो ये लीडर जो सोशलिस्ट मूवमेंट है ये हम लीड करेंगे. ठीक है, आप देखते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी रशियंस वर एग्रीकल्चरिस्ट, यानी रशिया की अबाउट 85% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे. दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as their own needs, and Russia was a major exporter of grain. आज भी अगर आप लोगों ने रशिया का मैप देखा हो तो उसमें जो बीच वाली रशिया के ऊपर वाला एरिया छोड़ दीजिए एंड थोड़ा नीचे वाला, ये जो बीच वाला एरिया ये पूरा का पूरा आपका किसका आता है? ये आपका आता है स्टेपिस ग्रासलैंड का. एंड ये जो ग्रासलैंड है ये पूरा का पूरा फेमस किसके लिए? आपका ये फेमस है वीट की ग्रोथ के लिए.
ठीक है, इसी वजह से रशिया यूक्रेन के लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रेन्स हैं, क्योंकि यहां पर जो एनवायरमेंट है वो टेम्परेट है, जो किसके लिए सुटेबल होता है, आपके वेट की ग्रोथ के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स, वहां पर एग्रीकल्चर तो बहुत बड़े फील्ड पे, लेकिन इंडस्ट्रीज क्या थी, पॉकेट्स, यानी जैसे हमारी बॉडी में अगर हम पैंट भी चेक करते हैं तो उसका कुछ ही एरिया में क्या होती है, जेब होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ही एरियाज में क्या मिलती थी, उनकी इंडस्ट्रीज मिला करती थी। ठीक है, और इंडस्ट्रीज में मेनली कौन से दो एरियाज थे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। अब रशिया के जो वर्कर्स थे ये दुनिया के वर्कर्स से थोड़े अलग थे। किस बेसिस पे अलग थे, लेट्स सी। Craftsmen undertook much of the production, but larger factories existed alongside craft shop. Many factories were set up around 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in factory increased. Coal production doubled and iron and steel output was quadrupled. Quadrupled means 4 गुना हो चुका था. By the 1900s, in some of the areas, factory workers and craftsmen were almost equally in number. Most industries were privately owned by industrialists. Governments provide large factories to ensure minimum wages and limited hours of work. Now see, ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो एक प्राइवेट ओनर की अंडर में थी, लेकिन और उनके ऊपर गवर्नमेंट का सुपरविजन भी था, लेकिन गवर्नमेंट सुपरविजन इतना ज्यादा नहीं होता है कि जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट क्या होता। अगर गवर्नमेंट पहले ही ठीक होती, अब देखिए गवर्नमेंट के दो काम थे, पहला कि भाई लोगों को क्या मिले, इंडिया में भी क्या होता है आपका एमएसपी होता है और दिन की दिहाड़ी होती है जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, 300 350 जितना भी है। ठीक है, लेकिन इतना नहीं मिलता है। दूसरा, काम के घंटे इनके तय किए हुए थे 8 से 9 घंटे, लेकिन इनसे काम कितना करवाया जाता था, 12 से 15 घंटे काम करवाया जाता था। ठीक है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या कहता है, सुपरविजन नहीं था, और जिसकी वजह से क्या होता है, इश्यूज आते हैं बहुत सारे, और इसी को ये मेन कारण बनता है आपके रिवोल्ट का पूरा पूरा। ठीक है, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट prevent rules from being broken. In craft units and small workshops, the working day was sometimes 15 hours compared to 10 to 12 hours in factories. Accommodation varied from room to dormitories. ठीक, अब रूम्स मतलब क्या होता है, किसी को प्राइवेट रूम मिला। डॉर्मेंट्रीज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जगह एक बेड ऊपर है, एक बेड नीचे, फिर एक बेड ऊपर है, ऐसे एक बेड नीचे होगा, इनको बोलते हैं डॉर्मेंट्रीज। नाउ वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स। अब ये रीजन है, ये जो यहां पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ रशियन वर्कर्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लास ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नाउ सो यहां पे जो वर्कर्स थे इनको सोशल ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था। दूसरा, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. अब यहाँ पे वर्कर्स का डिवीजन किसके बेसिस था, स्किल्स के बेसिस पे था। जो मेटल वर्कर्स थे, मेटल वर्कर्स अपने आप को क्या मानते थे, वर्कर्स में भी सबसे ऊपर, वर्कर क्लास में सबसे ऊपर कौन होगा, मेटल वर्कर्स हुआ करते थे। ठीक है, देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। वीमेन मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर force by 1914, but they were paid less than men, between half and 3/4 of men's wage. और रशिया में ना जर्मनी फ्रांस की तरह नहीं है कि विमेन को सिर्फ जब घर के काम को रखा जाएगा, नहीं, वहां पर विमेन किस में काम करती थी, फैक्ट्रीज में काम करती थी। हालांकि उनकी जो तनख्वाह हुआ करती थी बहुत ही कम होती थी मैन के कंपैरिजन में, बट दे मेड अ मेजर प्रोपोर्शन इन द फैक्ट्री वर्क्स, अराउंड 31%। ठीक है ना, आधा ही मान लीजिए आप। इसके अलावा जो विमेन होती है, यही विमेन आगे जाकर के आपके फैमिली रिलेशन को भी लीड करेंगी, और उस फैमिली रिलेशन में जो 22 फरवरी को शुरू होता है उसको इंटरनेशनल वीमेन डे भी सेलिब्रेट किया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर टू। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स ऑफ इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वेरी फ्यू। अब यहाँ पे वर्कर्स का ना बहुत ख्याल रखा जाता था। वर्कर्स का ख्याल कैसे रखते थे कि जो उनके सहकर्मी होंगे, अगर मान लो किसी एक दूसरे साथी को मदद की जरूरत है तो सहकर्मी उसकी मदद किया करते थे। ऐसे ग्रुप बने हुए थे, लेकिन ऐसे ग्रुप बहुत कम थे। ठीक है, डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क स्टॉप वर्क। ठीक है ना, when they disagreed with employers about dismissal or work condition. These strikes took place frequently in the textile industries during 1896-97 and the metal industry during 1902. अब यहाँ पे वर्कर्स में ना यूनिटी थी, और इसी यूनिटी की बदौलत यहाँ पर क्या आता है, सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा बवंडर आता है। ठीक है, जिससे पूरा कंट्री सोशलिस्ट हो जाता है। नाउ in the countryside, peasants cultivated most of the land, but the
nobility, the crown, and the Orthodox Church on large properties. Like workers, peasants too were divided. They were also deeply religious, but in few cases they had no respect for the nobility. Nobles got their power and position through their service to the Tsar, not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected the nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took place all over Russia. अब देखिए यहाँ पर दो देशों के बारे में बता रखा है, फ्रांस के बारे में बता रखा है, ठीक है। रशिया और फ्रांस में जो पीसेंट्स थे उनका सिनेरियो बहुत अलग था। रशिया में जो पीसेंट्स हो यानी किसान थे, ठीक है, उनको जमीन चाहिए थी, किनकी? नोबल्स की। क्यों? क्योंकि नोबल्स लोगों के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वो जार के लिए काम किया करते थे। अब जार निकोलस सेकंड कौन था? वहां का राजा हुआ करता था। सो वो लोग अपनी जो हमदर्दी या फिर अपना जो पूरा पूरा लॉयल्टी है जार के लिए, ना कि लोगों के लिए। इस वजह से लोग उनसे गुस्सा थे और उनकी जमीन चाहते थे, और इस हद तक उनसे नफरत करते थे कि उनको मारना शुरू कर दिया गया था। सो 1902 से लेकर के 1905 के बीच में बहुत बड़ा कत्लेआम होता है किनका? लैंडलॉर्ड्स का। वहीं फ्रांस में कुछ एक एरियाज में जो पीसेंट थे वो अपने लैंडलॉर्ड से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ में क्या की थी? लड़ाई की थी, उनके साथ मिलकर के, ठीक है। Russian peasants were different from the other European peasants in another way. They pooled their land together periodically, and their commune यानी मीर divided it according to the needs of individual family. यानी मान लो, सपोज कीजिए मेरे पास 5 खेत हैं, आसपास मतलब किसान है और 5 लोग हैं जिनके पास 5 खेत हैं, तो ये पांचों अपने एरियाज को क्या करेंगे? एक करेंगे। एक करने के बाद में पांचों इस पे काम करेंगे, मिलकर के काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा वो आपस में इंडिविजुअली जिसको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बांट लिया जाएगा, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बांट लिया जाएगा, ठीक है। नाउ सोशलिज्म इन रशिया। All political parties were illegal in Russia before 1914. In 1914 से पहले जितनी political parties हैं सबको क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था, ठीक है। Apart from this, the Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898. हेलो, कितना? सलाद डाउन ले ली भाई, तेरा नंबर पेटीएम कर रहा हूं। राहुल बनवा दो। ना ना भाई ये करके चलेंगे, 8 पेज करते थे ना, 16 तक करके चल रहा कर दी। फोन कर उसको अपने फोन से, ठीक। ओके, ये दोबारा शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। पॉलिटिकल पार्टीज को बैन क्यों किया गया था? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक सिंबल होता है कि आपके अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है, और जार जो था वो कोई भी क्या नहीं चाहता था? अपना कंपटीशन नहीं चाहता था, अपने कंपैरिजन में किसी को खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करता है? बैन कर दिया था। इसके अलावा एक, लेकिन फिर भी बैन होने का मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई बना नहीं सकता। एक पार्टी बनती है जिसका नाम क्या होता है? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और यही पार्टी आगे जाकर के किसके जनक बनेगी? आपके बोल्शेविक एंड मेंशेविक ग्रुप की, ठीक है। नाउ सी हाउ ये पार्टी जो थी किसके आइडिया से बेस्ड थी? मार्क्स के आइडिया बेस्ड थी। अब मार्क्स का आइडिया क्या था कि कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से क्या करना है? खत्म करना है, और जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में क्या जाने? सारा सारा पावर आनी चाहिए। कम्युनिज्म को फेवर करता था मार्क्स, उसको फेवर करता था कम्युनिज्म को, ठीक है ना। इट सेटअप एन न्यूज़पेपर मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड रैलीज। अब ये पार्टी क्या करती थी? ये न्यूज़पेपर बांटती ताकि लोगों को क्या किया जा सके? एजुकेट किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि भाई कहां पे क्या चीज हो रही है, ठीक है। वर्कर्स की ये सभाएं करती थी। इसके अलावा स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करवाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट,
Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom are dividing land periodically made them natural socialist. ठीक है, अब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि वर्कर्स के बीच में और जो किसान उनके बीच में प्रॉब्लम आएंगी, और वो प्रॉब्लम होती यहां से कि जो एक किसान थे ये तो भाई बोलते थे कि भाई हम तो ऑलरेडी अपना जो, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि भाई हम तो पहले से अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो हम तो जन्मजात क्या हुए, सोशलिस्ट हुए। ठीक है, तो हम तो क्या हुए, जन्मजात सोशलिस्ट हुए। सो पीसेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। अगर हम जन्म से सोशलिस्ट हैं तो हम इस जो पूरे रेवोल्यूशन के पीछे मेन पावर होनी चाहिए, ना कि वर्कर्स होने चाहिए। ठीक है ना। And Russia could become more socialist more quickly than other countries. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. This party struggled for peasants' rights and demanded the land belonging to the nobles to be given transfer to the peasant. तो हमने यहाँ पे दो पार्टीज के नाम पढ़ लिए। ठीक है, एक आपकी कौन सी है, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और दूसरी कौन सी आपकी, दूसरी आपकी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। वो 1898 में बनती है और ये कब बनेगी, 1900 में बनती है। ठीक है, सोशल डेमोक्रेट disagreed with socialist revolutionists about peasants. लेनिन felt that, अभी लेनिन कौन है, सो यहां पे लेनिन मतलब व्लादिमीर लेनिन, जो कि किसका लीडर होता है, जो आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर ऊपर देखी थी उसमें बोल्शेविक ग्रुप का लीडर होता है। ठीक है, Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and others rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed the workers. Given this differentiation within them, they could not be all part of socialist movement. अब देखिए ये जो सोशलिज्म का पूरा मूवमेंट शुरू होता है, ये कहां से शुरू होता है, ये लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो होते हैं वो अपनी आवाज उठाते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ा है कि कुछ लिबरल्स और कुछ रेडिकल्स क्या थे, कंपनीज के ऑनर भी थे। अगर वो ऑनर है तो औरों को क्या दे रहा है, नौकरी दे रहा है। और इसी बात से लेनिन को क्या थी, प्रॉब्लम थी कि भाई हम तब तक एक नहीं हो सकते जब तक हम सभी एक ना हो, यानी कि हम वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स में भी कोई अमीर है कोई गरीब है। अब अगर अमीर और गरीब है तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस हो गया, और जब तक ये डिफरेंस खत्म नहीं होगा तब तक हम एक नहीं हो सकते। ठीक है, नाउ द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन who led the Bolshevik group thought that in repressive society like the Tsarist Russian party should be disciplined and should control the number and quality of its member. Other Menshevik thought that the party should be open to all as in Germany. अब यहां से क्या होता है, जन्म होता है बोल्शेविक एंड मेंशेविक का। जो लेनिन था वो क्या चाहता था कि उसके जो लोग हों वो सभी एक हों, और एक हो यानी डिसिप्लिन्ड हो, उनमें अमीर गरीबी का फर्क ना हो, उसमें कोई किसी के अंदर घमंड ना हो, भाई मैं तो तुमसे ऊपर हूं, मैं अमीर हूं, नहीं, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और उसको ना क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, उसको क्या चाहिए थी, क्वालिटी चाहिए थी। वही मेंशेविक क्या बोलते थे कि भाई जो भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब शुरुआत होती है पहले रशियन रेवोल्यूशन की। ठीक है, सो पहला कौन सा, रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि वहां पर अमीर क्या करते, रूल करते थे। ठीक है, अनलाइक द अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की सुनता ही नहीं था जार, वो अपनी मन मर्जी करता था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. Together with the Social Democrats and Social Revolutionaries, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. ठीक है, अब वहां पर पार्लियामेंट थी लेकिन उस पार्लियामेंट की कोई सुनता ही नहीं था, जार उसकी बात मानता ही नहीं था। ठीक है, अब जार उसकी बात नहीं मानता तो वहां पे जो लिबरल्स और रेडिकल्स थी उनकी सबसे मेन डिमांड क्या थी कि भाई हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है भाई, वो और भी कुछ डिमांड कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों डिमांड किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए डिमांड किया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे अंदर हमारे पास में कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, जिसकी बिहाफ पे क्या चला है, देश चलता है। इसलिए इन्होंने किसकी डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय ज़ैदिस्ट who wanted modernized Islam to lead their societies. ठीक है, अब ये वर्ड याद रखिए, ज़ैदिस्ट कौन थे, सो ज़ैदिस्ट वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स, और वो क्या चाहते थे, उनका एम क्या था, टू मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज।
The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that the real wage declined by 20%. The membership of Workers Association rose dramatically when four members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition. अब होता क्या है, इस यहाँ पर होता ये है कि जो 1904 होती है वो बहुत ही खराब होती है रशिया में वर्कर्स के लिए. क्यों? क्योंकि उनकी जो रियल वेज यानी कि जितने पैसे में मेरा कोई सामान आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ऑलरेडी वहां पे महंगाई चल रही होती है, उसमें उनकी जो तनख्वाह कुछ मिल जिससे मैं सामान खरीद सकता हूं, वो और भी क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है, इस वजह से लोग क्या थे, परेशान थे. दूसरा, लोग क्या किस बात से परेशान थे कि भाई इनके काम करने के घंटे बहुत ज्यादा थे. ठीक है, तो इसीलिए लगभग 1,10,000 लोग इकट्ठा होते हैं और उनकी मेन डिमांड क्या होती है, स्ट्राइक्स करते हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में. अब सेंट पीटर्सबर्ग में क्या आपका विंटर पैलेस है, जिसके बारे में मैंने आपको फोटो नीचे बताया था, किसको याद रखिएगा, विंटर पैलेस में है. ठीक, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या है, विंटर पैलेस. और विंटर पैलेस में कौन रहता था, जार रहता था. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भाई रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, इंक्रीज इन वेजेस और इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, इन 3 डिमांड्स को लेकर के कहां पहुंच जाएंगे, राजा के पास, जार के पास में पहुंचते हैं. और इनको लीड कौन करता है, इनको लीड करता है फादर गैपोन. लेकिन वहां पहुंचने के बाद में इन लोगों पर क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है. और उस अटैक में लगभग 100 वर्कर्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और 300 क्या हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे. और इस इंसिडेंट को इतिहास में क्या नाम दिया गया, ब्लडी संडे. और इस ब्लडी संडे ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, किस चीज का, स्ट्राइक्स का. ठीक है ना, और उन्हीं चेन रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, 1905 रेवोल्यूशन. यानी कि ब्लडी संडे की वजह से एक नया रेवोल्यूशन जन्म लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1905 का रशियन रेवोल्यूशन. ओके, नाउ अब इस रेवोल्यूशन में होता क्या है, तो इस रेवोल्यूशन से मेन चीज होती है, स्ट्राइक्स होती है. स्ट्राइक्स होंगी हर जगह, और करेगा कौन, करते हैं स्टूडेंट बॉडीज. ठीक है, आपके मिडिल क्लास वर्कर्स, ठीक है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करेंगे, यूनियंस बनाएंगे. ठीक है, और डिमांड क्या होती है इनकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. ठीक है, अब इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने के बाद में जार निकोलस सेकंड जो होता है वो लोगों को एक राइट देता है, लेकिन उसमें भी उसका फायदा होता है. वो राइट कैसा था, ये देखिए. During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. So यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, what was the name of Russian parliament? So उसका आंसर क्या है, Duma. लेकिन वो पार्लियामेंट कैसी है, कंसल्टेटिव, कि इससे सिर्फ क्या लेगा, सलाह ले सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. For a brief while during the revolution there existed large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. After 1905 most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. ठीक है, अभी देखिए 1905 चल रहा है और हमने क्या पढ़ा था कि 1914 तक पॉलिटिकल पार्टीज पर क्या था, बैन था. ठीक है, नेक्स्ट. द जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज. अब वो जो डूमा बनाई गई थी वो जार ने अपने फायदे के लिए बनाई ताकि वो रेवोल्यूशन क्या हो जाए, बंद हो जाए. ठीक है, तो उसने 75 दिन के अंदर अंदर पहली पार्लियामेंट को भंग भी कर दिया, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट बनी थी, ये जो डूमा बना था, ये किसका था, लिबरल्स और रेडिकल्स का. ठीक है, और लिबरल्स और रेडिकल्स किसके खिलाफ थे, जार निकोलस सेकंड के. जो कंजर्वेटिव थे सिर्फ वही किसको सपोर्ट करते थे, जार को सपोर्ट करते थे. अब जो पहली डूमा थी इसमें जो मेजर प्रोपोर्शन था लोगों का, इलेक्टेड लोगों का, वो किसका था, वो आते थे लिबरल्स और रेडिकल्स से. इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया था, पहली को ही भंग कर दिया गया. अब दोबारा इलेक्शन में, ठीक है ना, री इलेक्टेड डूमा विद इन 3 months. दूसरी वाली को 3 महीने या 90 दिन के अंदर अंदर फिर से भंग कर दिया. He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. ठीक है ना, वो अपनी ताकत में. अब लिबरल्स और रेडिकल्स तो पहले से सपोर्ट में किसके थे, वर्कर्स के, और वो क्वेश्चन करते थे किससे, जार निकोलस सेकंड से. और जार निकोलस सेकंड को ये बात करनी थी, पसंद नहीं थी कि उसकी पावर पे कोई क्वेश्चन करे. ठीक है, जिसके चलते वो दूसरी को भी भंग कर देता है. He changed the voting laws and packed the third Duma with कंजर्वेटिव. अब जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस है ये किसको सपोर्ट करते, जार निकोलस सेकंड को सपोर्ट करते थे. मैंने आपको पहले बताया कंजर्वेटिव इनके नाम से पता चल रहा है कि ये पुरानी प्रथाओं को क्या करना चाहते हैं, कंजर्व यानी बचाना चाहते हैं. और पुरानी प्रथाओं के अकॉर्डिंग उनका रूलर कौन होना चाहिए, किंग ही होना चाहिए, ना कि कोई नया आना चाहिए.
ठीक है, liberals and revolutionaries were kept out. The first war and the Russian Empire. In the 1914 war broke out between two European allies, Germany, Austria and Turkey, the central power, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. ठीक है, Axis power, allies power. Each country had a global empire. Each country क्या था, एक global empire था, and the war was fought outside world Europe as well as in Europe. This was called the First World War. अब 6 देश है, लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे देश है, फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 6 देश थे, इन्होंने और भी बहुत से देशों में क्या किया हुआ था, कब्जे किए हुए थे, और उस कब्जे की वजह से क्या किया गया था, इसको वहां पर भी लड़ाइयां चल रही थी, जिसकी वजह से इसको नाम क्या दिया गया, वर्ल्ड वॉर दिया गया। क्योंकि यहाँ इनकी जहां जहां कॉलोनीज थी वहां पर भी लड़ाइयां हो रही थी, अफ्रीका में भी लड़ाई चल रही थी आपकी, ठीक है, एशिया में भी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी वहां वह लड़ाइयां चल रही थी, भले ही 6 देश लड़ रहे हैं, 7 देश लड़ रहे हैं, लेकिन जहां जहां इनकी कॉलोनी थी वहां पे लड़ाई होने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया, वर्ल्ड वॉर। नाउ इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एज पीपल रेलिड अराउंड जार निकोलस सेकंड। अब रशिया के अंदर ना इस टाइम 1914 में जार निकोलस सेकंड की बहुत एकदम से इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि रशियंस को ये लगता था कि उनका राजा एक सही काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो राजा को कहते हैं सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट इतना भयंकर होता है कि ये सेंट पीटर्सबर्ग, तो ये सेंट जो पीटर्सबर्ग है नाम, ये जर्मनी से लिया हुआ था, एक जर्मन नाम था। लोगों ने इतनी नफरत हो गई कि इन्होंने इस जर्मनी का इसका नाम ही बदल दिया, इनको पिट्सगार्ड बोल दिया। इसको क्या नाम दे दिया गया था, पिट्सगार्ड, ठीक है, इन्होंने इसका नाम चेंज करके पिट्सगार्ड कर दिया, पीटर्सबर्ग से पिट्सगार्ड कर दिया। ओके, एज द वॉर कंटिन्यूड दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द डूमा। लेकिन अभी भी जार सिर्फ किसकी पावर चला रहा है, खुद की पावर चला रहा है, ठीक है। सपोर्ट वॉर विद war thin, anti-German sentiments ran high, as can be seen the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. Sorry, पिट्सग्रेड नहीं, पेट्रोग्रेड, यानी पीटर्सबर्ग का नाम किसमें कन्वर्ट कर दिया, पेट्रोग्रेड, क्योंकि पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था, उसका नया नाम क्या रखा गया, पेट्रोग्रेड। द Tsarina Alexandria's German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. Okay. The first war on the Eastern Front differed from that on the Western Front. In the West, armies fought from trenches stretched along Eastern France. In the East, armies moved a good deal in the fought battles, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. Russia's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. यानी 3 से 4 साल के अंदर रशिया की करीबन करीब 70 लाख सैनिकों की शहादत हो गई थी, ठीक है। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the land. और जब ये बाकी के सैनिक रशिया सैनिक वापस आ रहे थे, अपने खेतों में आग लगा दी ताकि कि दुश्मन सैनिक उनके खेतों में से अनाज लेकर के वहां पे रहना ना शुरू कर दे। अब इन्होंने तो फसल बर्बाद कर दी, इन्होंने सैनिक खो दिए, तो लोगों इसकी पूजा करेंगे नहीं, गुस्सा आएगा, ठीक है, वही काम होता है। दिस द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. और ऐसी लड़ाई को कोई भी सैनिक लड़ना नहीं चाहता था। आखिर सैनिक भी क्या होता है, एक इंसान ही होता है, ठीक, उसका भी परिवार है, और फसल जलाने से क्या हुआ, लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे, ठीक है। सो इन वजह से क्या होता है, आपकी जार की पॉपुलैरिटी और कम हो जाती है, और 1917 में यही मेन कारण बनते हैं किसके, जार निकोलस सेकंड के हटने का। The war also had a severe impact on industry. Russia's own industry were few in numbers, and the country was cut off from the other suppliers or of industrial goods by German control over the Baltic Sea. The industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in the Europe. By 1916, the railway lines began to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there was a labor shortage, and a small workshop producing essentials was shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riots at bread shop were common. अब देखिए हुआ क्या, अब लड़ाई करने के लिए कौन चाहिए, जवान चाहिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए कौन चाहिए, जवान चाहिए, और कैसे जवान चाहिए, जो हष्ट पुष्ट हो, ठीक है। तो
जो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको कहाँ भेज दिया गया, लड़ाई लड़ने भेज दिया गया। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज में लेबरर्स की क्या हो गई, कमी हो गई। लेबरर्स की कमी हुई तो भाई उत्पादन में कमी हुई, उत्पादन में कमी हुई तो जो उनका प्रॉफिट आता था उसमें कमी हुई, ठीक है, यानी कि पैसे में कमी आ गई। और पैसे में कमी आएगी तो भाई वो हटाएंगे लोगों को, नौकरी से निकालेंगे, नौकरी से निकाल दिया तो बेरोजगारी बढ़ गई। तो एक इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि भाई अब सैनिक अगर लड़ रहा है तो उसको खाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए कहां से दोगे, अपने लोगों का दोगे, ठीक है। तो उसने अपने लोगों का खाना किसके पास भेजना शुरू कर दिया, आर्मी के पास भेजना शुरू कर दिया, जिससे कि उसके खुद के लोग क्या हो गए, उससे और ज्यादा गुस्सा हो गए। और ब्रेड की जो दुकानें थी उनके प्राइस, ब्रेड और आटे के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिससे क्या होता है कि उसके खुद के लोगों ने ही जो दुकानें थी जहां पर सामान मिलता था वहां पर दंगे करने शुरू कर दिए, ठीक है। और इन सब की वजह से फिर क्या होगा, आपका फरवरी का रेवोल्यूशन होगा पेट्रोग्राड के अंदर। सो ये हम देखेंगे कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।